Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, NTS NET 2026 हमारा टारगेट है. अगर आप लोग NTS NET का टेस्ट अभी तक स्किप कर रहे हो तो आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो. NTS NET का टेस्ट मेरे ख्याल में आप हर एक बच्चे को देना चाहिए. इधर यू आर फ्रॉम प्री मेडिकल बैकग्राउंड, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस. अगर आप ICS से हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आप लोग NTS NET दे सकते हो. आप लोगों के अलग अलग NTS NET होंगे. एक चीज़ आप लोगों की चेंज होगी, जैसे सब्जेक्ट्स हैं. बेसिक मैथ भी आप सबके पेपर में आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग भी, इंग्लिश भी आएगा, फिजिक्स भी काफ़ी बच्चों के पेपर में आएगी सेम, जैसे अगर ICS से हो विद फिजिक्स बैकग्राउंड. मैथ का पोर्शन आएगा, मैथ नहीं तो बायो होगी. अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, अदरवाइज कंप्यूटर साइंस. तो ये लाजमी तौर पे देना चाहिए. NTS NET लिखो. NTS NET स्केड्यूल बाई पास एजुकेशन सिस्टम, आपको मैंने उसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ बताई हुई हैं. 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो NTS NET का टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं. एक अगर NTS NET का टेस्ट क्लियर हो जाए तो 32 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन क्लियर हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है. और वो 32 यूनिवर्सिटीज़ अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान. अब हम बात करते हैं NTS NET में एक सब्जेक्ट पोर्शन होता है जिसमें आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, बायो है, इंग्लिश है. तो इसकी तैयारी कैसे करें, काफ़ी बच्चे पूछ रहे, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो डिज़ाइन की जाए. तो NTS NET के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें फिजिक्स के अंदर बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मैथ में होती है और केमिस्ट्री में होती है. कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी काफ़ी हद तक 99% आपकी बुक लाइन्स होती हैं. तो आए अब हम स्टार्ट करते हैं NTS NET की जो सब्जेक्ट पोर्शन के रिलेटेड चीजें उनको हम डिस्कस करते हैं. अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास NTS NET 2026 का टारगेट है. ओके जी, मेरी जब भी क्लासेस लेनी होती है ना, एक मेरी क्लास ले रहे हो आप लोग, यानी मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो बिल्कुल आप लोगों ने हैंड फ्री लगा के इनर्जेटिक होकर बैठना होता है. तमाम चीज़ों को फॉलो करना है, तमाम चीज़ों को सुनना है, ठीक है. बिल्कुल लेजी होकर नहीं बैठना, आधा ध्यान किसी और काम में, आधा ध्यान वीडियो पे, ऐसे नहीं. पूरी 100% कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, फिर आपको फायदा होगा, ठीक है. और नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट करके बताओ, ऑल डन का मैसेज करो अगर तमाम चीज़ें क्लियर हो रही हैं. आपको और इसके बारे में सीरीज चाहिए तो वो भी मुझे मैसेज करके बताओ. इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वो तमाम सीरीज लेके आऊँगा. लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स करो कि NTS NET पे अब अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊँ. तो वो बताओ मुझे कि किसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊं NTS NET को लेके. इंशाल्लाह आई विल डिजाइन वीडियो ऑन दैट, और मैं उसके कमेंट को रिप्लाई भी करूंगा कि हाँ मैं अब इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह. तो यहाँ पे अब देखें, स्टार्ट करते हैं हम. NTS NET में टारगेट कितना है. देखो, बिना टारगेट के तो मैं बिल्कुल नहीं चलता हूँ. टारगेट एक सेट करेंगे तो उसके बाद ही हम चलेंगे, क्योंकि टारगेट नहीं होगा मेरे भैया, लाइफ में टारगेट नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा, कैसे चलेगा मेरी बहना. अगर लाइफ में टारगेट ही तुमने नहीं सेट किया हुआ कि फिर मैंने करना क्या, तो फिर कैसे तैयारी जो कर रहे हो वो तो बिल्कुल आप लोगों की डायरेक्शनलेस जाएगी ना. तो 95 का टारगेट है NTS NET में. आए हुए हैं हमारे बैच के बच्चे लेते हैं 99.9 परसेंटाइल आते हैं. तो भैया आप लोगों ने भी तो लेना है इतना परसेंटाइल. ओके जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास NTS NET में सबसे पहले क्या आ जाते हैं, फिजिक्स. ओके जी, आपका मेरा हम सबका फेवरेट सब्जेक्ट आ गया फिजिक्स. मेरा भी फिजिक्स है, सारे सब्जेक्ट फेवरेट हैं, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं. अच्छा जी, फिजिक्स है क्योंकि सब सब्जेक्ट से दोस्ती होगी, सारे सब्जेक्ट से प्यार होगा, तभी तो जाके ये हमें फायदा देंगे, तभी तो जाके इनमें रिजल्ट्स आएंगे. चलो जी, फिजिक्स की अब बहुत ज्यादा मजाक बहुत हो गया, अब करते हैं हम काम की बात. सबसे पहले फिजिक्स की बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फिजिक्स के अंदर अगर आप लोग नेट का टेस्ट देने जा रहे हो और डेफिनेशंस नहीं करके जा रहे तो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो. तो फिजिक्स में डेफिनेशन लाजमी तौर पे आप लोगों ने करनी है, यूनिट्स करने हैं, फॉर्मूलाज करने हैं. अगर ये तीन चीजें आप लोग करके जा रहे हो तो 5 MCQs वैसे ही ठीक हो जाएंगे. 5 से बाज दफा 7 भी हो जाएंगे, बाज दफा 10 के 10 भी हो जाते हैं. डेफिनेशन सीधी सीधी, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, बताओ जी, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. कैसे, एंगुलर मोमेंटम होता है मूवमेंट मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम. तो क्या मैं कह सकता हूं एंगुलर मोमेंटम इज मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. बिल्कुल ठीक हो गया. क्या मैं टॉर्क को कह सकता हूं, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स. ये डेफिनेशंस, इसके अंदर से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, याद करते जो चीजें मैं आपको याद करवाता जाता हूं. ओके जी, उसके बाद आगे चलते हैं. उसके बाद डेफिनेशन हमारे पास आ जाती हैं, दैट प्रॉपर्टी विच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. डायरेक्शन को कौन चेंज कर सकता है मुझे बताओ, फोर्स. ये फोर्स की डेफिनेशन के अंदर पड़ा हुआ है. और उसके बाद यूनिट्स पे आ जाओ. अब यूनिट्स के बारे में चीजें आती हैं, फॉर्मूलाज आप लोगों के पूछे जाते हैं. और ऐसे मजा नहीं आ रहा, एक दफा इसकी प्रैक्टिस करते हैं.
जम के प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको वो तमाम चीजें करवाता जाता हूँ, जरा आप लोग देखते जाओ। सबसे पहले हम किधर से स्टार्ट करें? हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स आप लोगों की मैट्रिक बेस की भी अच्छी होनी चाहिए, मैट्रिक बेस की भी, और साथ आप लोगों की इंटर बेस की भी। ये दोनों फिजिक्स आप लोगों की कवर होनी चाहिए, फिर जाके नेट में अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ वैल्यूज हैं। जैसे हमारे पास माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁶। बस तैयारी करते चुप करके बैठे रहो, चुप करके सुनते जाओ तमाम चीजें। माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। इसके अलावा मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻3। आप लोगों को पता ही है किलो की वैल्यू 10⁻³ होती है। इसके अलावा हमारे पास पीको की वैल्यू 10⁻12 होती है। इसके अलावा नैनो की वैल्यू हमारे पास, जैसे नैनोमीटर लिखा हुआ है तो 10⁻⁹ होगा। अब मुझे एक छोटी सी चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि रेशियो ऑफ पीको डिवाइडेड बाय नैनो, तो इसकी रेशियो किसके इक्वल आएगी? तो जरा शाबाश करके बताइएगा मुझे। पीको की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 10⁻12। नैनो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁹। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके तो प्लस हो जाएगा, प्लस बनेगा तो 10⁻³ बन गया। तो 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, मिली लिख सकता हूँ। अब पेपर में नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, अल्फा ऑप्शन दिया होता है 10⁻3, बी ऑप्शन दिया होता है 10⁻6, सी ऑप्शन दिया होता है मिली, और डेल्टा ऑप्शन दिया होता है बोथ ए एंड सी। अब बच्चा जज्बाती हो जाता है, कहता है 10⁻3 लगा, बस जल्दी से लगाओ आगे चलो। भैया पूरे ऑप्शन पढ़ के जाने हैं, पूरे ऑप्शन पढ़ो, आगे मिली भी है तो बोथ ए एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन। मजा आया? आगे देखते हैं। ये सबसे पहले आपको चीजें तमाम क्लियर हुई हैं। उसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। एक हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट फिगर, वो सारी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इससे फायदा क्या मिला? फायदा ये देखो, अगर पेपर में पूछा जाए 2.714, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? आंखें बंद करके बताओगे 4 है, आंखें खोल के बताना है 4 है, ठीक है। बंद करोगे तो कहीं और पे टिक लगा दोगे, एक ही जगह पे सी लगा दोगे। आंखें, मतलब बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है ना। चलो अब मुझे बता दो 212 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं? बस हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर है, डन। आगे चलें? नहीं, अभी किधर क्लियर है। अभी मुझे ये बताओ ना, 0.03 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 0 लेफ्ट पे आ रही है तो एक ही होगा। अब मुझे बताओ 100 के अंदर कितने होंगे? सर ये तो परेशान कर रहे हो आप लोग, ये तो परेशान कर रहे हो 100 में। तो यहाँ पे 0 राइट साइड पे है तो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो अगर ये होता 1.00 तो अब इसमें होने थे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सर कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज। 001 में कितने होंगे? एक सिग्निफिकेंट फिगर। बस इन चारों चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, जरा देखो भैया। मुझे ये बताओ, मेरी बहना मुझे ये बताओ, 0.03 में 0 लेफ्ट साइड पे आया तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, 001 में 0 लेफ्ट पे आया तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यानी हमें ये पता चला कि कभी भी 0 लेफ्ट पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। 0 राइट पे हो जाए तो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन अगर 0 राइट पे भी हो, पॉइंट के बाद हो, तो फिर सिग्निफिकेंट होगा। अब देखो ये 4 मेरी बातें कभी भी जिंदगी में नहीं भूलनी। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखो, एक चीज मैं आज तक आप लोगों को बताई नहीं है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो आज आपको बता ही देता हूं, क्या याद करोगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में एक चीज आज तक आप लोगों से छुपाई गई थी, वो यही चीज है। देखो वो ये चीज है कि नंबर वन #01 में ये लिखेंगे कि 0 अगर आ जाए लेफ्ट साइड पे कैसे आ जाए? विदाउट पॉइंट लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, विदाउट पॉइंट। अगर 0 आ जाए लेफ्ट साइड पे विदाउट पॉइंट, तो क्या ये सिग्निफिकेंट होगी? ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। नंबर 2 #02, अगर 0 यही आ जाए किस पे? राइट साइड पे। अगर 0 आ जाए राइट साइड, किस पे आ जाए? विद पॉइंट। पहले 0 को क्या करें? पहले 0 को एक काम करते हैं ना, पहले लेफ्ट वाला तो पूरा सीन खत्म करते हैं ना। 0 अभी भी कहां पे आ रही है? 0 अभी भी लेफ्ट पे ही आ रही है, लेकिन किसके साथ आ रही है? विद पॉइंट आ रही है, विद पॉइंट। तो भी ये सिग्निफिकेंट हमारे पास नहीं होगी। कैसे? एग्जांपल है ना सर, एग्जांपल ये देखो, पहले इसको देखो, 0 किस पे आ रही है? लेफ्ट साइड विदाउट पॉइंट, तो ये देखो
लेफ्ट साइड 0 0 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर बने 1, 0 लेफ्ट पे विदाउट पॉइंट। अब देखो 0.02 तो सिग्निफिकेंट फिगर तब भी 1 बना, यानी 0 लेफ्ट पे हो विद पॉइंट या विदाउट पॉइंट तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अब दूसरे 2 पॉइंट याद रख लो। दूसरे 2 पॉइंट हमारे पास बड़े ही सिंपल से करके हैं। अब 0 आ गई हमारी मासूम सी 0 आ गई राइट साइड पे, यानी कि 0 इज एट राइट साइड, 0 आ गई हमारी राइट साइड पे, बट विदाउट पॉइंट आई, विदाउट पॉइंट आई। जैसे मिसाल के तौर पे 1 0 0 0 0, भाई 0 जितनी भी लंबी चलती जाए लेकिन विदाउट पॉइंट है ना, पॉइंट के अलावा है, तो ये 0 काउंट नहीं होंगी, ये काउंट नहीं होंगी। 1 का 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाए जो कि #04 में बनने जा रही है कि 0 आ जाए राइट साइड पे लेकिन विद पॉइंट के साथ आ जाए, तो फिर भैया 0 काउंट होगी कैसे? 1.000, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे 4। फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर हुआ है, ओके जी। लेकिन अभी भी 2 चीजें और हैं। वैसे नेट में वो चीजें नहीं आती क्योंकि मैं नेट को बेस बना रहा हूं। अब ये मैं पहले लिख के दे रहा हूं, अब ये NTS से ऊपर की बातें हैं। मैं क्योंकि देखो ना, रेलिवेंट पढ़ने का मतलब ही ये होता है। अब ये बातें जो मैं पढ़ा रहा हूं ये NET ECAT में भी आती हैं, लेकिन क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में मजा आ रहा है, आगे चलते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अब देखो NTS नेट यहां तक जितनी चीजें बता दी हैं वो कवर है, लेकिन फिर भी 2-3 चीजें वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁴, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, 10 की पावर काउंट ही नहीं होती। कहीं पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 0.3 × 10⁻⁻7, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, इसमें भी 1 होगा, 10 की पावर भी काउंट नहीं होगी, ये भी काउंट नहीं होगा। इसके बाद अगर हमारे पास कुछ ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, अगर हमारे पास ऐसी सूरत हाल है कि 10,000 kg विद लीज काउंट 100 kg, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए। शाबाश। तो आप लोगों ने बताने हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सर ये कैसे हुआ? आओ जरा अब इसको समझते हैं। 10,000 विद लीज काउंट 100, मैंने कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोले? 3 का वर्ड लेटर आप लोगों ने ये 3 का नंबर याद रखना है, ओके जी। अब यहां पे देखो, इसको हम जरा ऐसे देखते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर देखो, अभी और भी चीजें हमने करते जाना, इसको जल्दी से देख लो। 10,000 हमारे पास kg था, लीज काउंट इसका कितना था? लीज काउंट वाज इक्वल टू 100 kg, ओके जी। इसका तरीकाकार ये होता है इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का, दैट विल बी कि जो हमारे पास वैल्यू है इसको डिवाइड कर दो लीस्ट काउंट के ऊपर, तो 100 पे इसको डिवाइड कर दो, ये 20 से कैंसिल होके आंसर कितना आ गया? 100। अब 100 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, पॉइंट एंड पे पड़ा है 1 2, तो यहां तक लेके आए, तो ये क्या बन गया? दैट विल बी 1.00 × 10⁻², ऐसे ही है। तो यहां पे मुझे ये चीज बताओ कि 0 इधर है, 10 तो इसमें काउंट नहीं होती, तो 1.00 में कितने सिग्निफिकेंट हैं? 3। सो राइट आंसर विल बी 3। अब उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद अब आ जाता है वेक्टर्स के बारे में। अब देखो चैप्टर्स आगे बहुत इजी आते जाएंगे। वेक्टर वाले चैप्टर में आप लोगों ने याद रखना है कि वेक्टर एंड स्केलर्स। अब इसके बारे में कुछ चीजें याद रखते जाना है। वेक्टर कौन कौन सी चीजें हैं, स्केलर कौन कौन सी हैं। जैसे आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर होगी, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये कई बार आपके नेट में, मैं फिर बता रहा हूं, मेरी बात लिख लो। आप लोग हर कॉन्सेप्चुअल चीज को एंट्री टेस्ट में लेके आते हो। नेट में कॉन्सेप्ट इजी लेवल के आएंगे, NET ECAT में हाई लेवल के आएंगे। अब मेरी ये चीज समझो, ये नहीं कि अब मैं इधर बहुत एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लास्ट टॉपिक बताए हैं, मैं खुद कह रहा हूं पढ़ा चुका हूं अभी। सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो 2 लास्ट कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, 10 की पावर वाला और एक उसको राउंड अप करने वाला, वो नहीं नेट में आते। नेट में सिंपल चीजें आ जाती हैं। हाँ, आने को आ सकता है लेकिन अभी तक नहीं आए हुए। सो थिंग इज कि मैं आपको रेलिवेंट चीजें करवाता जाऊंगा। नस्ट की बात हो तो उसमें उससे भी एडवांस लेवल की चीजें आती हैं। तो आप लोगों ने रेलिवेंट पढ़ना है, तभी तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी और रिजल्ट्स अच्छे से आएंगे। ओके जी, अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन हमारे पास है, उसके अलावा मोमेंटम हमारे पास, लीनियर मोमेंटम हो, एंगुलर मोमेंटम हो, टॉर्क हो, फोर्स हो, ये सारे वेक्टर्स हैं। स्केलर्स हमारे पास क्या होंगे? स्केलर्स हमारे पास स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर है,
और इसके अलावा हमारे पास स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, ये सारे क्या हैं, स्केलर्स हैं, इनको याद रखना है। गॉट इट? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसके अलावा एनर्जी, इसके अलावा वर्क, तो ये सारे के सारे हमारे पास स्केलर में आएंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे यूनिट्स के बारे में आ जाती हैं, तो वो आप लोगों ने याद रखनी है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जाउल होता है। अब मुझे बताओ किलोवाट आवर, ये किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ऐसे ही है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल, ये भी याद रखना है। और इसके अलावा 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। इस तरह की चीजें आती हैं। पावर के रिलेटेड आ जाते हैं, पावर किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन टाइम के इक्वल होता है। तो ये चीजें भी याद रखनी है। जल्दी से अब देखो ना, मैं आपको रिवाइज करवाता जा रहा हूँ। उसके बाद आप लोग आगे नेक्स्ट मूव करोगे तो हमारे पास एनर्जीज के बारे में आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने याद रखना है कि पावर के पहले देख लो, पावर होता है वी आई के इक्वल। अब अगर हम v की जगह आई आर पुट करें तो आई स्क्वायर आर भी बनता है, और i की जगह v ओवर आर पुट करें तो v स्क्वायर अपॉन आर भी बनता है। ये फार्मूला लगता है जब वोल्टेज और करंट हो, ये जनरल केस है, जनरल केस ये बनेगा। ये कब लगेगा, जब करंट कांस्टेंट है। तो करंट किस में कांस्टेंट होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और ये तब लगता है जब वोल्टेज कांस्टेंट है। वोल्टेज किस में कांस्टेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इज दैट क्लियर? क्या पावर की तीनों चीजें क्लियर हुई? ओके जी। उसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स वाले चीजों में से चीजें पूछी जाती हैं। अब जैसे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कहीं पे एक बड़ा रेडियस है, एक छोटा रेडियस है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस r है, तो मुझे बताओ सेंट्रीपिटल की रेशो क्या बनेगी, बाय कीपिंग वेलोसिटीज कांस्टेंट। दोनों की वेलोसिटीज कांस्टेंट है। तो आप लोगों ने कहना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिखें, F1 अपॉन में F2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन में R1। अब देखो पहले बड़े रेडियस की बात हुई थी तो इसको R1 बोलेंगे, इस बड़े छोटे रेडियस की बात बाद में हुई थी तो इसको R2 बोलेंगे। तो हमारे पास F1 अपॉन F2 कितना बन जाएगा, R2 कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी रेशो कितनी बनेगी, दैट विल बी 1:2। यानी कि R1 अपॉन R2 कितना गिवन था, R1 अपॉन R2 गिवन था 2:1। और F1 अपॉन F2 हमारे पास कितना निकल आया, दैट इज 1/2 जैसे हमने निकाला। इज दैट क्लियर? रेस कर दें। ओके जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स आ जाते हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में, वेव्स के बारे में। वो चीजें भी याद रखो आप लोग कि वेव्स के अंदर से आप लोगों से ये पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड वैक्यूम में कितना होगा। तो याद रखो वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड 0 मीटर पर सेकंड होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है, साउंड को गुजरने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है। और जो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड निकाली थी वो इसने कितने निकाली थी, न्यूटन ने निकाली थी 280 मीटर पर सेकेंड। और लैपलेस ने कितने निकाली थी, लैपलेस ने निकाली थी 333 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? और एरर कितना आया था न्यूटन की स्पीड ऑफ साउंड में, 16% का। और रिमूव किसने किया था, लैपलेस ने। लैपलेस के भी फुल एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि फुल एग्जैक्ट वैल्यू है 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा क्लोजर है लैपलेस के। लैपलेस ने जो वैल्यू निकाली थी वो मॉडर्न वैल्यू के क्लोजर है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के बारे में चीजें आ जाती हैं। याद रखो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एक मेयर्स रिलेशन होता है Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। तो ये फिजिक्स में वो चीजें हैं जो आप लोगों के नेट के अंदर पूछी जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, अगर आप किसी सिस्टम को हीट दोगे तो वो दो काम करेगा, एक उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और एक वर्क डन होगा। तो ये दो चीजें होंगी, इनको याद रखना है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास सेकंड ईयर की चीजें आ जाती हैं फिजिक्स के रिलेटेड, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर वाले टॉपिक में आप लोगों ने याद रखना है, कैपेसिटर वाले टॉपिक में आपसे डेफिनेशंस बहुत पूछी जाएंगी। कैपेसिटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट जो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस कहते हैं एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी को। तो याद रखो कैपेसिटर जो चार्ज को स्टोर करता है वो चार्ज करता है प्लेट्स के ऊपर स्टोर, प्लेट्स पे चार्ज डिपॉजिट होता है। और दूसरा इसका काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। एनर्जी किधर स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक
फील्ड में ये एनर्जी को स्टोर करता है, याद रख लो। गॉट इट। कैपेसिटर की इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू CV, C कैपेसिटेंस होती है जो कि इक्वल होती है Q अपॉन V के इक्वल, और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D होती है, याद रख लो। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। अगर कोई मीडियम रख दोगे तो C मीडियम कितनी बन जाती है, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद दो चीजें बहुत आपके लिए समझना जरूरी हैं। अगर हम यहाँ पे इस चीज को ऐसे देखें कि हमारे पास एक कूलम फोर्स है। अब कूलम फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और जो हमारे पास कैपेसिटेंस है ये हमारे पास कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। याद रखो कूलम फोर्स है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट विल बी Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, ऐसे ही है। तो यहाँ पे इन दोनों में एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटेंस में ऊपर है और नीचे है कूलम के अंदर। तो अगर तो आप कोई डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करोगे ना, डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करने से कूलम फोर्स कम होती है, यहाँ पे ये एप्सिलॉन R आएगा और इसका एप्सिलॉन R ऊपर आएगा। तो और अगर डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करें तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। ये दो फार्मूलाज अच्छे से याद रखने, दो पॉइंट्स कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से कूलम फोर्स कम होगी और कैपेसिटेंस बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, टोटल फिजिक्स के 10 MCQs आने, ये सारी मैंने 10 MCQs के लिए हो रही है। देखो आप लोगों के लिए मैं इतनी चीजें ये लेके आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बैच में आओ, बैच में आके आपको फायदे मिलेंगे। ये ऊपर नंबर आप लोगों को शो हो रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। अच्छा जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में याद रखो ये फार्मूला बहुत यूज होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। चार्ज निकालना है तो IT वाला यूज हो जाएगा, ये चार्ज निकल आएगा। उसके अलावा Q का फार्मूला होता है NE, N नंबर ऑफ चार्जेस हैं। जैसे मैं कहता हूँ 20 इलेक्ट्रॉन है, उन पर टोटल चार्ज निकालो, तो सो सिंपल, N की जगह पे 20 एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। इसका जीरो खत्म करके 10 2 2 इंटू 16 कर लो 32, तो 32 इंटू 10⁻⁻19। फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये चीज ऐसे करो, ऐसी चीजें करोगे तो मजा आएगा, ऐसी चीजें प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो फायदा होगा। ओके जी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जहां से लास्ट NTS के अंदर बड़ी दफा चीजें पूछी गई, यानी अगर मैं बात करूं NTS 25 की, यानी स्टार्टिंग जो मंथ है, तो यहां से बड़ी दफा चीजें पूछी गई, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, टेस्ला, ठीक है, और ये होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर के इक्वल भी। इज दैट क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं, या तो इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, या इसको हम बोलेंगे दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये तीन इसके नाम है, याद रख लो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब ये फ्लक्स होता है B डॉट A, तो BA अपॉन A से कटा तो वैल्यू क्या आएगी? B आएगी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो B को मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी, और भी बहुत चीजें की जा सकती हैं। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, खुदारा इस चीज को समझना आप लोगों ने कि हर एंट्री टेस्ट, अब मैं इस चैप्टर की इतनी डिटेल करवाऊं ना कि एटलीस्ट मुझे 5 घंटे एक चैप्टर को करवाने के लिए चाहिए, और मैंने लास्ट ईयर्स में बैच के अंदर 5-5 घंटे भी लगाए हुए एक एक चैप्टर पे उनको कवर करवाने पे, यानी 2-2.5 घंटे एक दिन, 2-2.5 घंटे दूसरे दिन। तो थिंग इज कि अभी हम नेट को डिस्कस कर रहे हैं। नेट में जिस तरह के MCQs है मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ, ताकि आप पेपर में बैठो तो आपको जिस तरह की मैंने चीजें करवाई हैं वैसी ही आपको देखने को मिलेंगी। ये नहीं कि बच्चा कहीं सर ने तो बहुत एडवांस लेवल का पढ़ाया हुआ था, ये तो बहुत ईजी, हमारा टाइम वेस्ट होता रहा। तो आपका टाइम बहुत कीमती है, और मैं ये भी नहीं करता हूँ कि मैं 4 घंटे इधर बोलूँ, 6 घंटे बोलूँ, 2 घंटे बोलूँ और मैं अंदर 20 MCQs करवाऊँ। ऐसा भी नहीं होता है। ये आप लोगों के साथ मजाक हो रहा होता है कि कहीं पे आप लोगों को 2-2.5 घंटे की एक वीडियो है और उसमें 10-15 MCQs एक्सप्लेन हुए हैं, 1 घंटे की वीडियो है अंदर 10 MCQs एक्सप्लेन हुए हैं। तो ऐसा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हमारे चैनल पे अगर आप लोग वीडियोस देखोगे ना तो आपको उसमें कंटेंट नजर आएगा। शॉर्ट टाइम में आपको ऐसे 1 शॉट का मतलब वाकई में 1 शॉट होगा। ये नहीं होगा कि 1 शॉट के अंदर, हमारी अगर 15 घंटे की वीडियो है ना तो उसमें आपको 15 घंटे वाला कंटेंट नजर आएगा। ये नहीं कि काम की बात उसमें मिल नहीं रही है और ये चीजें, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बाकी चीजें कवर करते हैं।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आगे मूव करें तो हमारे पास कुछ चीज़ें मैं आपको और फर्दर बता देता हूँ कि एक होता है हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, जो कि होता है 1/ओमेगा c के इक्वल, और ये इक्वल होता है 1/2πfc के इक्वल। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो रिएक्टेंस हाफ हो जाती है। एक रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर हमारे पास होती है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर होती है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, और ये होती है 2πfL के इक्वल। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बाय डबलिंग द फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर विल बी डबल। इज दैट क्लियर? उसके अलावा एक दो चीजें आप लोगों ने और भी याद रखनी है कि अगर हम बात करें कैपेसिटर की, अब मैं AC वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको यही AC पास करवाऊं किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर से, तो याद रखो कैपेसिटर के अंदर से करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। वोल्टेज यहाँ पे आएगा, करंट यहाँ पे आएगा। यही AC में पास करवाऊं इंडक्टर के अंदर से, तो वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। और यही अगर मैं AC पास करवाऊं रेजिस्टर में से, तो दोनों इन फेज होंगे, ये वोल्टेज होगा और ये करंट होगा। वोल्टेज देंगे तो करंट दोनों इन फेज होंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पे फेज का डिफरेंस आएगा π/2 रेडियन, यहाँ पे कितना आएगा π/2 रेडियन, और यहाँ पे कितना आएगा 0 का। ओके जी, फेज डिफरेंस है, बिल्कुल है, कितना है, 0 का है, या नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस इन AC थ्रू रेजिस्टर। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद कैपेसिटर के अंदर से DC पास नहीं करता, पास करेगा इन्फिनिटीज की कैपेसिटेंस हो जाएगी, और इंडक्टर के अंदर से AC। इसके अलावा हम यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है, ये फिजिक्स का पोर्शन में आपको ऑलमोस्ट काफी हद तक करवा दी है चीजें सारी। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, देखो अगर आप लोगों ने NTS नेट की तैयारी करनी हो, 95 का स्कोर लेना है ना, तो आप लोग हमारे बैच के हिस्सा बनो। एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि हमारा बैच 2.0 ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच की ब्यूटी ये है कि इस बैच में आपको NTS नेट की 100% तैयारी होगी, ना सिर्फ NTS की होगी बल्कि NEST का NET राउंड 1, 2, 3, 4 तमाम राउंड्स की तैयारी आपको एक बैच में मिलेगी। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट, UET का ECAT, इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट जो होता है वो कवर करवाएंगे। इसके अलावा GK यूनिवर्सिटी, प्यास यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, कॉमसेट्स, इन तमाम यूनिवर्सिटी का आपको एक बैच में ही, और इस एक बैच की फी होती है जस्ट 7000, और ये 7000 आपको वन टाइम पे करना पड़ती है। इसी में प्रैक्टिस मटेरियल, इसी में आपको तमाम के तमाम लेक्चर नोट्स, लाइव क्लासेस के अंदर एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बैच में आप लोगों को लाइव क्लास के अंदर डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, और इन लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को तमाम सिलेबस कवर करवाया जाता है सारे सब्जेक्ट का, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एक्सपर्ट बंदा मौजूद है। बैच में ईच सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आपको मिलेगा, जिसका 15-20 साल का तजुर्बा पढ़ाने का। यूट्यूब पे अलग बंदे पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे तो आके मैं पढ़ा रहा होता हूँ आप लोगों को। बैच में हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग बंदे आप लोगों को मिलेंगे, एक्सपर्ट बंदे मिलेंगे, जिनसे पढ़ के आप लोग NEST के अंदर 171 का स्कोर ले सकते हो, जैसे हमारे बच्चों को आया। नेट के अंदर 99.9 का परसेंटाइल ले सकते हो, 95 का स्कोर, 94 का, 93 का ये स्कोर ले सकते हो। अगर तो वाकई में अपनी सिलेक्शन लेनी है तो बैच के सब बन जाओ, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर देता हूँ बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री के अंदर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में भी 3 चीजें लाजमी तौर पे करके जानी है। कौन कौन सी? याद रखो, केमिस्ट्री में भी एक तो आप लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशंस को लाजमी तौर पे करना है, ओके, यूनिट्स को लाजमी तौर पे करना, फार्मूलाज करने हैं। फार्मूलाज मतलब एक बहुत फेमस फार्मूला है कि व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हो, ऐसे आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हो। अगर तो आप लोगों ने ऐसे मोल्स निकालें तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 20 ग्राम, ये फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ 20 ग्राम ऑफ सोडियम, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे जल्दी से बताओ। तो नंबर ऑफ मोल्स इन सोडियम निकालें, गिवन मास 20 है, मोलर मास कितना होता है 23 होता है, सोडियम 23 होता है ना, 11th एटॉमिक नंबर होता है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पे 0 लगाओगे, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करता है, 5, 15, 1, 2, 10 और 11, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 115 बना। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7, 1, 2, 14
और 16 161 ऐसे ही है। तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 20 इसको 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारा काम चल जाएगा। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 3 जा 24, 4 टेकन 2, 8 2 जा 16, 18, तो इससे काम चल गया। तो अप्रोक्सीमेटली 23 को 8 से किया तो ये 0.8 के करीब करीब आएगा। तो इसका मोल मैं एक रैंडम लिया था तो उसकी वैल्यू ये निकली, इसमें थोड़ा खपना पड़ा, अदरवाइज जो उधर वैल्यूज होंगी वो आपको विदाउट कैलकुलेटर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये तमाम चीजें आप लोगों ने लाजमी करनी है केमिस्ट्री को लेके भी, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर भी मैट्रिक वाली चीजें कुछ पूछी जाती हैं, कुछ इंटर वाली आप लोगों की चीजें नेट के अंदर पूछी जाती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक चीज बताया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। इज दैट क्लियर? उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों ने याद रखना है, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को जितने भी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज हैं वो मैक्सिमम याद करके जाने हैं। एटॉमिक नंबर जिसको जी से लिखते हैं और एटॉमिक मास जो कि ए से लिखते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एटॉमिक मास वगैरह यहाँ से चीज़ें आप लोगों की पूछी जाएंगी। इसके अलावा आइसोटोप्स वाले टॉपिक आप लोगों को आने चाहिए, किसी हाइड्रोजन के 3 हैं, इसी तरह करके आइसोटोप्स वगैरह। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए आइंस के बारे में, मॉलिक्यूलर आइन के बारे में। मॉलिक्यूलर आइन जैसे हमारे पास SO4 हो जाते हैं, इस पे -2 PO4 -3, तो ये वाले मॉलिक्यूलर आइंस का पता होना चाहिए। CH4+ का पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर आइन है। इसके अलावा आप लोगों को क्रोमेटोग्राफी के अंदर से वो चीज़ें पूछ लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है जिसमें हम मिक्सचर ऑफ इंक्स को सेपरेट कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राम जो कि क्रोमेटोग्राफी के बाद हासिल हो जाता है। गैसेस के बारे में चीज़ें आ जाती हैं। गैसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो उनके साइज से 300 टाइम्स ज़्यादा होता है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी गैसेस की सबसे कम होती है, सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप लोगों को लिक्विड सॉलिड्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली सॉलिड की टाइप्स। ये हो गया क्लियर? रेज कर दें, ओके जी। उसके बाद आपको सॉलिड की टाइप्स पता होनी चाहिए, जैसे क्रिस्टलाइन, एमोर्फस और पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं। तो यहाँ पे ये मैं लिख के दे देता हूँ, यहाँ पे जैसे सॉलिड है तो सॉलिड की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। एक क्रिस्टलाइन होती है सॉलिड, एक हमारे पास एमोर्फस सॉलिड होती है और एक हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड होती है। तो ये तीनों आप लोगों को कवर होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को वेस्पर की एब्रीविएशन पता होनी चाहिए, VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ जाती है। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ जाती है। VBT ने सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? ये VBT ने किया था। इज दैट क्लियर? और MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लेके आए। वैलेंस बॉन्ड जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी है, ये इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन को बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लोन पेयर, वो भी इसके स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हिब्रिडाइजेशन आपको पता होनी चाहिए। वाटर के अंदर हिब्रिडाइजेशन sp3 होती है और इसका एंगल होता है 104.5 डिग्री, क्योंकि 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, लोन पेयर रिपल्शन होती है। NH3 के अंदर भी हमारे पास sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन एंगल होता है 107.5 डिग्री का। इसके अलावा अल्केन के अंदर जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, उनमें भी sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है और उसमें एंगल एग्जैक्ट 109.5 डिग्री होता है, क्योंकि कोई लोन पेयर यहाँ पे नहीं होता है। तो ये केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें थी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ बाकी सब्जेक्ट मैथ का। मैथ में देखो मैट्रिक की और इंटर की आप लोगों की अच्छी खासी ये मैथ होनी चाहिए। कुछ चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मैट्रिक के तो एक जनरल ओवरव्यू लेना, आप लोगों को आइडिया होगा ही इसका, ठीक है। लाजमी तौर पर इसको भी एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेना। इंटर के अंदर आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस वाला, ठीक है, मैट्रिसेस वाला, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, जो सुन रहे हैं उनको समझ आ रही है, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज वाला, कॉम्बिनेशन वाला और परमुटेशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स हैं मैं आप लोगों को मैथ के, वो भी यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर से लास्ट ईयर से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे। यानी इंटर के अंदर जो आप लोग डेरिवेटिव पढ़ते हो ना, तो पहले तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब कई सालों से वो यहाँ से, कई सालों से मतलब लास्ट ईयर से ये दे रहे हैं। डेरिवेटिव के अंदर से भी क्वेश्चन आया और इंटीग्रेशन, तो इनको भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ के जाना है। थोड़ा बहुत से मुराद है कि अच्छा खासा इनको भी पढ़ना है। इसके अलावा कोनिक सेक्शन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आपको एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल का पता हो, इनकी इक्वेशंस का पता हो, एक्सेंट्रिसिटी का पता हो,
जैसे हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं, एक्सेंट्रिक से इक्वल टू 1 पैराबोला है, लेस देन 1 एलिप्स है, ग्रेटर देन 1 है, हाइपरबोला है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन इज अबाउट बायोलॉजी। अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आप लोगों ने काम करना है, मैट्रिक इंटर के बुक लाइंस को पढ़ना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी को कवर करना है तो इसकी आप लोगों ने बुक लाइंस को करके जाना है, बुक लाइंस को कवर अप करके जाना है। गॉट इट। और केमिस्ट्री का भी सेम ऐसे ही आप लोगों ने करना है। और कंप्यूटर केमिस्ट्री का तो बता चुका हूँ। कंप्यूटर की भी सिंपल आप लोगों ने क्या करनी है, बुक लाइंस को अच्छे तरीके से कवर अप करके जाना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके भी आप लोगों ने बुक लाइंस को कवर करके जाना। ओके जी, ये कुछ सब्जेक्ट पोर्शन के बारे में मैंने आप लोगों को तमाम चीजें किया। आई होप आपको काफी हेल्प हुई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट, देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट करके लेके आ रहे होते हैं, इतनी ज्यादा चीजें मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ। आप लोगों के लिए फायदे वाली चीज है बैच 2.0। अगर तो 2026 में एडमिशन कंफर्म करना है, नहीं तो नेट में स्कोर लेके बैठ जाओगे 60 से लेके 85 तक, इन पे आपके एग्रीगेट नहीं बनेंगे। कॉन्सेप्ट्स फास्ट में बिल्कुल एडमिशन नहीं होगा। अगर आप लोग 90 प्लस में स्कोर करोगे ना नेट में, तब जाके एडमिशन होगा। तो बैच 2.0 ये नहीं कि पढ़े बगैर दिए 70 आऊंगा ना। ये यहाँ पे मैं देख रहा होता हूँ, बच्चे कह रहे थे कि सर हमने तो पढ़े बगैर दिया था, हमारे 75 आगे, पढ़ के देंगे तो 95 आएगा खुद से। तो ऐसा नहीं है। आप लोग ये हर एक बच्चे 70-75 पे आ रहा हो, तो जो पढ़े बगैर दे या पढ़ के दे तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करोगे ना, रेलिवेंट पढ़ोगे, तो फिर 90 प्लस आएंगे। तो आप एक नहीं, अगर आप 10 अटेम्प्ट भी दोगे ना नेट की, तो वो 75-80 के करीब ही आती हैं। अगर आप उसी पैटर्न पे पढ़ो, अगर आप अपना पैटर्न पढ़ने का चेंज ना करो, रेलिवेंट ना पढ़ो, तो 75-80 के करीब ही नंबर आएंगे। अगर 90 में लेने हैं तो रेलिवेंट पढ़ना पड़ेगा, और रेलिवेंसी आपको मिलेगी हमारे बैच के अंदर। तमाम स्टूडेंट हमारे इस बैच का हिस्सा बनो। 25 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो। इस बैच के अंदर आपको यूनिवर्सिटीज जो कवर करवाएंगे, नस्ट की, यूईटी की, एनटीएस की तैयारी भी आपको हमारे बैच में मिलेगी। कॉम सेट्स, बहरिया की, जीके फास्ट के लिए 95 स्कोर चाहिए होता है आपका नेट के अंदर। आपको पता है इस साल हमारा 95 का एग्रीगेट बना है नेट बेस पे। तो आप लोग अगर हमारे बैच में आओगे तो आपका भी ये एग्रीगेट बनेगा। फास्ट में आपकी पोजीशन कंफर्म होगी, आपकी सीट कंफर्म होगी। अगर आप सिंध वाली साइड पे हो तो एनईडी, मेहरान की तैयारी, आईबीए, कायदे वाम, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी आपको करवाएंगे। लाजमी तौर पर यह पास एजुकेशन सिस्टम का लार्जेस्ट ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करो। बैच को ज्वाइन करने के लिए तमाम स्टूडेंट अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर को सेव करोगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0। फिर ना कहना कि हमें पता नहीं चला कि सर बैच तो गुजर भी गया, सर बैच तो गुजर गया, हमें पता नहीं चला। बैच का सिलेबस आगे चला जाएगा। तो 25 अक्टूबर से पहले अपनी एनरोलमेंट ले लो। इस नंबर को अभी सेव कर लो, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। और इस बैच में मिलेगा क्या कुछ, आए जरा मैं आपको ये बताता हूँ। इस बैच में आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस। ये मजाक नहीं होगा कि हफ्ते में 1 से 2 दिन की क्लासेस आपको दी जा रही हैं, ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई आराम पसंद बंदे आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे मेहनती लोग आपको पढ़ाएंगे, हार्ड वर्कर लोग हैं जो डेली बेसिस पे शाम 7 से लेकर 10:30 तक आपको क्लासेस देंगे। लाइव क्लास के अंदर आपके ये तमाम सिलेबस कवर होंगे। और टॉप फैकल्टी है, ये फैकल्टी फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रही है ना, तो 30, 40, 50, 60,000 लिया जा रहा है। यही तमाम फैकल्टी मैं अपने बैच के अंदर बच्चों को दे रहा हूँ। टेस्ट सेशन, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट आपको प्रोवाइड होंगे। और लाइव क्लास के अंदर आपको टीचर जो है वो टेस्ट डिस्कस करवाएगा, आते ही रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे, कैरियर काउंसलिंग करेंगे, एक्सपर्ट बंदे करेंगे, वो बंदे करेंगे जो खुद एक अच्छी खासी डेजिग्नेशन पे पहुंचे हुए हैं। कोई ऐसे नहीं कि चने बेचने वाला बंदा जो घर बैठ के आपको तमाम चीजें वो बता रहा है और उसका एक्सपीरियंस कुछ इस चीज में है नहीं, कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं। ऐसे बंदे यहाँ पे, ऐसा मजाक नहीं होगा। कंप्लीट सिलेबस कवर होगा इन टाइम, और जस्ट 7,000 में आप लोगों को ये तमाम फीचर्स मिलेंगे। अगर तो वाकई में अपनी सिलेक्शन लेना चाहते हो ना मेरे भाई मेरी बहन, तो अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, इस नंबर को नोट कर लो और अपनी सीट को कंफर्म कर लो। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं क्योंकि हम इसको अनलिमिटेड करना चाहते हैं, लेकिन जूम के ऊपर आप लोगों को पता है एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। उसका प्रीमियम वर्जन लें भी ना तो भी उसके ऊपर एक कैपेसिटी की लिमिट फिर भी रहती है। तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका कोई और सोल्यूशन देखेंगे। फिलहाल के लिए लिमिटेड स्लॉट्स हैं। आप लोग इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0। आप लोगों को एक मैं गारंटी देता हूँ, आप लोगों को इस चीज़ की मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके हर एक यूनिवर्सिटी की तैयारी 100% होगी। किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में बैठोगे तो एक चीज़ भी ऐसी नहीं होगी कि जो आपको पढ़ाई ना गई हो।
सारी चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को वो तमाम फीचर प्रोवाइड करेंगे जो आपको महंगे से महंगे कोचिंग सेंटर के अंदर भी नहीं मिलते हैं। लाजमी तौर पे हमारे बैच के हिस्सा बनो अगर आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है। सेल्फ स्टडीज़ के लिए यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, इनसे आपको एक आइडिया हो जाता है। सिलेक्शन के लिए यू मस्ट हैव टू ज्वाइन अवर बैच, जिसमें आपको अप टू डेट लेटेस्ट पैटर्न की चीज़ें करवाई जाती हैं। तैमूर हसन को दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। और मुझे कमेंट करके बताओ कि अब अगली वीडियो में एनटीएस नेट के किस टॉपिक पे बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों ने ये तमाम सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, अपने कॉलेज के ग्रुप्स के अंदर भी शेयर किया करो ताकि काफ़ी बच्चों का फ़ायदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।